पर आज हमारे साथ बैठिए और ये तय कीजिए कि अब आगे इस देश की दशा और दिशा क्या रहेगी। अब इस देश में आतंकवादियों की भर्त्सना की जाएगी या आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाएगा। इस देश में शहादत देने वाले सैनिकों को शहीद कहा जाएगा या एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकवादियों के नाम के सामने शहीद लिखा जाएगा। हमारे सैनिक जब एनकाउंटर में प्राणों की बलिदान देते हैं, जब अपना बलिदान देंगे तो उनके लिए लिखा जाएगा कि वो मारे गए या फिर यह कहा जाएगा कि वो शहीद हुए। आतंकवादियों की लाशों को कूड़े के ढेर में जलाया जाएगा या उनके जनाजे को शानदार जुलूस के साथ धूमधाम से निकाला जाएगा। आज आप सब सोचिएगा कि आपके बच्चों को धर्मनिरपेक्षता की कौन सी परिभाषा अब भविष्य में पढ़ाई जाएगी। इस देश का कानून सबके लिए बराबर होगा या एक विशेष वर्ग के लोगों को कुछ खास अधिकार दिए जाएंगे, ऐसे अधिकार जो आपके और हमारे पास नहीं होंगे। अब यह सब कुछ तय करने का समय आ चुका है और ये बात हम आज आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्च के महीने में इसी साल हमने आपको जमीन जिहाद के नाम से खबर दिखाई थी जो जम्मू से आई थी और यही जिहाद शब्द टुकड़े टुकड़े गैंग को इतना बुरा लगा, इतना चुभा कि उन्होंने हमारी आवाज को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और अब अर्बन नक्सल्स के इस गैंग ने वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले केरल में मेरे ऊपर गैर जमानती धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई है और सीधे सीधे यह धमकी दी है कि जिहाद की बात करोगे तो सीधे जेल जाओगे। आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश में जिहाद की बात करना गुनाह है? अगर हम जिहाद की बात करेंगे तो क्या हमें जेल में डाल दिया जाएगा? हम मोस्ट वांटेड बन जाएंगे? और अगर ऐसा है तो फिर हम इस देश को लोकतंत्र क्यों कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष क्यों कहते हैं, यहां अभिव्यक्ति की आजादी क्यों है, यहां मीडिया क्यों है? यह बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में कोई भी भगवान गणेश का मजाक उड़ा सकता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकता है और इसे मजाक बता सकता है, यहां तक कि तिरंगे को अपने पैरों के नीचे कुचल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इनके खिलाफ किसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आपने जिहाद की बात कर दी तो एक पूरी की पूरी कौम आपकी खून की प्यासी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यही लोग लोकतंत्र की बातें सबसे ज्यादा करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं। इन्हें हर समय लगता है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी यही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा असहनशील यही लोग हैं। हाल ही में एक के बाद एक देश के कई पत्रकारों पर झूठी धाराओं के तहत राजनीतिक एफआईआर दर्ज की जा रही हैं अलग अलग राज्यों में और उन्हें सच दिखाने की सजा दी जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आपने सच कहा तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ संवाद करेंगे और इस दौरान आप चाहें तो हैशटैग जिहाद वर्सेस जी पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, देश को बता सकते हैं कि आपने आज क्या तय किया है, क्या फैसला किया है। आज दिन भर आप सब ने हमें सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन दिया है और हमारा साहस बढ़ाया है। इसके लिए आज हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा बुधवार की रात 2:30 बजे आरआर वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर कंपनी के प्लांट में हुआ। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद प्लांट फिर से शुरू किया गया था। प्लांट शुरू होते ही स्टायरन गैस का रिसाव होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस लीक मामले पर दिल्ली में गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसरों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द हालात पर काबू पाने के निर्देश दिए। गैस लीकेज पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अभी उनसे जो फीडबैक मिला है वो ये है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, सीलिंग का काम जारी है, जो सीलिंग बहुत जल्द हो जाएगा और अब फोकस है ट्रीटमेंट का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खतरे से बाहर निकालना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी एक पेपर मिल में गैस लीक होने की वजह से करीब 7 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं, जिनमें 3 की हालत बेहद नाजुक बनी है। तमिलनाडु के नेवेली में बॉयलर फटने से 8 लोग घायल हो गए हैं। कुडालौर के नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट में यह हादसा हुआ है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू के एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी बताया है। जनरल रावत ने कहा, नाइकू जैसे आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा करना सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। Creating a more than life-size image of a terrorist or a leader is somehow which is actually propagating them into developing this kind of a Rambo kind of an image. I think the more we stay away from them and we actually highlight their negativities more, we will not then create this Ramboistic image about these people. रियाज नाइकू का कुछ विदेशी और देसी मीडिया ने महिमा मंडन किया था। रियाज नाइकू के खात्मे पर हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सलाउद्दीन ने धमकी दी है। सलाउद्दीन ने कहा है कि नाइकू के एनकाउंटर से कश्मीर में अब विद्रोह की चिंगारी और भड़केगी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब कश्मीर में नए नाम से आतंक फैलाने की साजिश कर रहा है। नए संगठन का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में होने वाली वारदातों को कश्मीर का स्थानीय मूवमेंट साबित करने के लिए TRF को तैयार किया है। बहुत हद तक जो लोग इस इंसान के हाथों सताए हुए, मारे हुए, लूटे हुए वो चैन की सांस लेंगे। दर्जनों मिसालें हैं जहां पर इसने लोगों को घर से बेघर किया। बुधवार को अवंतीपुरा में मारे गए हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू पर जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 6 महीने से नजर रखे हुए थी। नाइकू के मारे जाने के एक दिन बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। 25 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, रियाज नाइकू का एक वीडियो आया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज्यादा यहाँ की JNK पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हार्मफुल है, इस पर अटैक करो, इसको मारना चाहिए। उसके बाद देखे होंगे कि पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस को किडनैप करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वायरस के और फैलने की आशंका है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक जून और जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण अपने सबसे खतरनाक रूप में होगा। मॉडलिंग डेटा से कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण से मुकाबले में भारत को दुनिया के बाकी देशों से बेहतर बताया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 53,000 के करीब पहुंच गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,952 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण से 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में अब तक 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद इलाज से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट में भारत पूरे विश्व की मदद कर रहा है और करता रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा पर वैश्विक वैसाख समारोह में अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हताशा और निराशा के दौर में भगवान बुद्ध की शिक्षा पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की बात भी कही। जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। कोरोना और लॉकडाउन से आई आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार राहत पैकेज दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटेगी। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मार्च अप्रैल में बैंकों ने 5.66 लाख करोड़ के लोन को मंजूरी दी है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से ये लोन 41.81 लाख खाता धारकों को दिया जाएगा। लॉकडाउन खुलते ही ये लोन बांटा जाएगा। ये लोन MSME, एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अर्थव्यवस्था को गिरावट से उबारने के लिए सरकार लगातार सार्थक कदम उठा रही है। कोरोना के इलाज में मुंबई में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सायन अस्पताल में शवों के बीच कोरोना मरीजों के इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कई मरीज बेड पर लेटे हैं और वार्ड में ही प्लास्टिक के काले बैग्स में कोरोना मरीजों के शव भी बेड पर रखे हुए हैं। कुछ शवों को कपड़ों से तो कुछ को कंबल से ढका गया है।
वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप लगाया। गलत इस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है, तो इन सारी चीजों पर सरकार ने तुरंत ध्यान देना चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रही है, और विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर में अभी कोई समन्वय हमको दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी के आरोप पर बीएमसी ने जांच कमेटी बना दी है और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,758 हो गई है और राज्य में 651 लोगों की मौत हो चुकी है। रेलवे कर्मचारियों के एक संघ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्रवासी लोगों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन पर राजनीति नहीं करने की अपील की गई है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि किंचित क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए अच्छी व्यवस्था को न बिगाड़ा जाए और रेलवे जो इन श्रमिकों के लिए 115 स्पेशल ट्रेनें चलाकर उसका संचालन सुचारू रूप से कर रहा है, उस व्यवस्था में अस्थिरता न पैदा हो, जिससे हमारे रेलवे के कर्मचारियों पर आक्रमण और कोविड-19 से संक्रमण का खतरा न पैदा हो सके। इस मौके पर आप रेल कर्मचारियों का उत्साह वर्धन करें, उनका जो है वो संचालन में, उसकी व्यवस्था में जो भी आप सहयोग कर सकते हो करें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे कि रेल कर्मचारियों में निराशा हो। अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए रेलवे 1 मई से विशेष ट्रेन चला रहा है। सोनिया गांधी ने इन यात्रियों से किराया लेने का विरोध करते हुए सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद रेलवे ने साफ किया था कि किराए का 75% खर्चा वो खुद उठा रहा है, जबकि 15% खर्च कई राज्यों ने नहीं उठाया। आज आप सबके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। हम कोई कलाकार नहीं है, कोई एक्टर नहीं है जो किसी और के लिखे हुए शब्द या डायलॉग्स आपके सामने आकर पढ़ दें, और हमारे शब्द भी इतने सस्ते नहीं हैं कि कोई उन्हें पुरस्कार या पैसे से खरीद ले। इसलिए हम आपको किसी भी कीमत पर हमेशा सच ही दिखाएंगे और सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। आज हम एक बार फिर जिहाद की बात करेंगे, वो जिहाद जिसका नाम सुनते ही इस देश में बहुत सारे लोग परेशान हो उठते हैं। आपको याद होगा, करीब 2 महीने पहले हमने डीएनए में जमीन जिहाद की बात की थी, और आज उसका जवाब देने के लिए देश में एफआईआर जिहाद की शुरुआत हो गई है। आज हम आपके सामने 2 विकल्प रखना चाहते हैं। आप सच बोलने वाले जी न्यूज को चुनना चाहते हैं या फिर जिहाद के नाम पर नफरत और झूठ फैलाने वालों को चुनना चाहते हैं। यह सीधे सीधे एक लड़ाई है और इस लड़ाई का नाम हमने दिया है जिहाद वर्सेस जी। इसी वर्ष 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे जमीन जिहाद का सच दिखाया था, आंकड़ों के आधार पर दिखाया था, तथ्यों के आधार पर दिखाया था। हमने आपको जिहाद का एक चार्ट भी दिखाया था और आपको बताया था कि कैसे भारत में सिर्फ आतंकवादी ही जिहाद नहीं फैला रहे हैं, बल्कि एक पूरा के पूरा खास वर्ग ऐसा है जो वैचारिक स्तर पर इस जिहाद को फैला रहा है। कहने का मतलब यह था कि एक सॉफ्ट जिहाद होता है और एक हार्ड जिहाद होता है। देश को जिहाद का सच दिखाना हमारा शायद सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि कुछ लोगों को यह सच पसंद नहीं आया। ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ केरल में जाकर गैर जमानती धाराओं में एक एफआईआर दर्ज करा के मुझे इसकी सजा देने की कोशिश की है। सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की है कि अगर जिहाद का नाम लोगे तो सीधे जेल जाओगे। अब आप सोचिए, यह खबर हमने आपको दिखाई थी जम्मू से और एफआईआर दर्ज हुई है केरल में। केरल में क्यों? 11 मार्च को डीएनए में जमीन जिहाद पर दिखाए गए कार्यक्रम को आधार बनाकर केरल के कोझिकोड में मेरे खिलाफ एक गैर जमानती एफआईआर दर्ज हुई। केरल वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, आप सब जानते हैं, और अर्बन नक्सल्स ने इसी का फायदा उठाते हुए ये एफआईआर वहां जाकर दर्ज करवाई है, वो भी एक ऐसे संगठन के द्वारा जो कि राजनीतिक संगठन है। इस एफआईआर में मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। जी न्यूज पर यह आरोप है कि जी न्यूज ने मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में मौजूद एक गैंग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उन्होंने दुकानें तो बड़ी बड़ी खोल रखी हैं,
लेकिन ये गैंग सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद है। जो इस गैंग के खिलाफ बात करता है उसे कानून का दुरुपयोग करके सीधे जेल भेजने की तैयारी कर ली जाती है। ये वो लोग हैं जो अक्सर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कहते हैं लोकतंत्र में किसी के बीच भी मतभेद हो सकते हैं। आपने भी यही सुना होगा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि लोग आपस में एक दूसरे से मतभेद रख सकते हैं, एक दूसरे से मन की बात कह सकते हैं, लेकिन जब कोई इनके खिलाफ राय रखता है या इनका विरोध करता है तो ये लोग उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। तो फिर ये किस बात का लोकतंत्र है? ये लोग नक्सलियों की विचारधारा का भी समर्थन करते हैं और आतंकवादियों को भी वैचारिक प्रोत्साहन और प्रोटेक्शन देते हैं। वैसे तो ये लोग उस विचारधारा के समर्थक हैं जो विचारधारा धर्म को एक नशा मानती है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, धर्म को इन लोगों ने एक नशा बना दिया है और आज ये लोग पूरे देश को इसी नशे का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। हमारे खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर उस सच को आपके सामने रखने की सजा है जिसे कोई सामने लाना नहीं चाहता था, क्योंकि यह सच लाना बहुत मुश्किल काम है। कौन इन परेशानियों में पड़ेगा? कौन अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा? कौन अदालतों के धक्के खाएगा? कौन जगह जगह देश भर में जाकर थानों में अपनी पेशी देगा? और इसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे आपको जीवन भर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं जहां जीवन भर आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। यह आतंकवादियों के इशारों पर काम करने वाली वो लॉबी है जो चाहती है कि देश में सिर्फ एक ही धर्म के पास सारी आजादी हो। इस विशेष वर्ग और कौम का विरोध करने की आजादी किसी को ना दी जाए। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप तय कर लीजिए कि आपको कैसा देश चाहिए। यह एफआईआर केरल के एक वकील ने दर्ज कराई है और यह वकील केरल में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। AIYF वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक राजनीतिक संस्था है। यह संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI का यूथ आउटफिट मानी जाती है। केरल में वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, जिसका CPI भी एक हिस्सा है, यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे एफआईआर का केरल में क्या कनेक्शन है और यह भी समझ सकते हैं कि किसी राज्य में जिस व्यक्ति की सरकार होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, जिस विचारधारा की सरकार होगी, वो सरकार आपके साथ क्या क्या कर सकती है। वो बिना तथ्यों के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है, आप पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब आप बदले की इस कार्रवाई की वजह भी जान लीजिए। हम इस देश के कानून का पूरा सम्मान करते हैं, इस देश की अदालतों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे डराने की कोशिश करेगा तो फिर हम ना तो रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। इसीलिए किसी भी अदालत में जाने से पहले, किसी भी थाने में पेश होने से पहले हम आपके सामने आज पेश हुए हैं ताकि आपको पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ रहे, क्योंकि कोई भी देश उस देश में रहने वाले लोगों से बनता है और हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले लोगों की मर्जी क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। हमारे लिए सर्वोपरि वही है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने हमारे तमाम गुनाहों की एक लिस्ट बनाकर लाया हूं और ये लिस्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। हमने इस साल कौन कौन से गुनाह किए हैं कि ये साल 2020 राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए एक आपातकाल साबित हो रहा है। अब गुनाहों की लिस्ट देखिए। इस साल 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको एक ऐसा सच दिखाया जिस पर वर्षों तक पर्दा डालकर रखा गया था। हमने अपने इस शो में सारे तथ्यों और सबूतों के साथ आपको बताया था कैसे जम्मू कश्मीर में एक कानून की आड़ में, जिसे रोशनी एक्ट कहते हैं, इस कानून की आड़ में धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकारें इसे रोकने की बजाय इसे प्रोत्साहन देती रही। हमने आपको तथ्यों के साथ यह सच बताया था कि कैसे सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोगों को बसाया गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी उस रिपोर्ट में कि हिंदू बाहुल्य जम्मू में जिन 25,000 नए लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। इसी तथ्य के आधार पर हमने ये सवाल उठाया था, क्या इतने वर्षों तक जम्मू की हिंदू बाहुल्य आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश होती रही है? और उसी शो में हमने जिहाद का एक चार्ट भी आपको दिखाया था और बताया था कि कैसे एक तरफ आतंकवादी
कट्टर जिहाद फैला रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ वैचारिक जिहाद फैलाने में जुटे हैं। जिहाद दो तरह के होते हैं, ये हमने आपको उसी शो में बताया था और यही बात इस वर्ग को बहुत चुभ गई। कल कश्मीर में आतंकवादी रियाज नाइकू सेना के हाथों मारा गया था। रियाज नाइकू कट्टर जिहाद यानी हार्ड जिहाद फैला रहा था। यह अपने आप को जिहादी कहता था और उसकी मौत के बाद उसके समर्थक सॉफ्ट जिहाद यानी वैचारिक जिहाद फैला रहे हैं। अब आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। ये जो आतंकवादी था ये बंदूक के जरिए जिहाद कर रहा था, इसे हार्ड जिहाद कहेंगे। और वैचारिक जिहाद फैलाने वाले इस आतंकवादी को एक दर्जी का मासूम बेटा बुला रहे हैं। कोई इसे नेता कह रहा है, कोई इसे विद्रोही कह रहा है, कोई इसे मिलिटेंट कह रहा है, कोई इसे कमांडर कह रहा है। किसी की नजर में यह आतंकवादी गणित का अध्यापक था तो किसी के लिए वो एक शानदार पेंटर था। और इसी को वैचारिक जिहाद कहते हैं। और जब हम वैचारिक जिहाद फैलाने वालों को एक्सपोज करते हैं तो ये लोग तिल मिला जाते हैं और ये पॉलिटिकल एफआईआर उसी का नतीजा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मारा गया आतंकवादी ये हार्ड जिहादी था और जो लोग अब उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जो लोग उसके बारे में शानदार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग उसे शहीद बता रहे हैं, ये लोग इसे कहते हैं सॉफ्ट जिहाद। जिस दिन हमने जिहाद का चार्ट आपको दिखाया, हमने उसी दिन यह साफ कर दिया था कि जिहाद पर हमारे विश्लेषण किसी धर्म को लेकर नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके इरादे नापाक हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा कट्टर है, जो लोग देश को एक रखना चाहते हैं, जो लोग इस देश को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये डायग्राम उनके लिए नहीं है। ये बात हमने उस दिन भी स्पष्ट की थी और आज आगे बढ़ने से पहले ये जो स्पष्टीकरण मैंने उस दिन दिया था मैं आप सबको भी सुनवाना चाहता हूं। आप भी सुनिए। जिहाद को आप ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। इस जिहाद का जो सीधा सीधा मतलब है वो उन लोगों से है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये बात हमने उस दिन भी कही थी और हम आज भी कह रहे हैं। इसलिए अब बड़ा सवाल यह आता है कि देश अब दो वर्गों में बंट चुका है। एक वर्ग उन लोगों का है जो जान गंवाने वाले सैनिकों को शहीद मानते हैं, शहादत देने वाले हमारे वीर जवानों को शहीद कहते हैं, और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो मासूमों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को अपना नायक मानते हैं और इन आतंकवादियों को शहीद कहते हैं। अब आपको यह चुनना है कि आप किस वर्ग को चुनना चाहते हैं। आपको तय करना है आप कैसा देश बनाना चाहते हैं। अगर देश विरोधियों की चली तो इस देश में आतंकवादियों की याद में अब स्मारक बनाए जाने लगेंगे, उनकी बंदूकों और वर्दियों को म्यूजियम्स में रखा जाने लगेगा और आप आतंकवाद के इतिहास को कुर्बानी का इतिहास मानने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि जिहाद पर हमारा सच इन लोगों को इतना बुरा क्यों लगा। लेकिन यहां मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। मैं पिछले 26 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, टीवी पर आकर आपको ऐसे ही हर रोज खबर सुना रहा हूं। इस दौरान मैंने आपको अच्छी खबरें भी बताई, बुरी खबरें भी बताई। कुछ खबरें देखकर आप उदास हुए होंगे तो कुछ खबरों से आपको उम्मीद बंधी होगी। कुछ खबर में दुख होगा, कुछ में खुशी होगी। इस दौरान मैं ऐसी बहुत सारी जगहों पर भी गया जहां मेरी खुद की जान खतरे में आ गई थी, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इन 26 वर्षों में मैंने सियाचिन में -50 डिग्री तापमान में रिपोर्टिंग की ताकि आपको पता चल सके कि हमारे वीर सैनिक वहां कैसे जिंदा रहते हैं। जब भारत की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था तब मैंने संसद के ठीक सामने से वहीं पर आपके लिए रिपोर्टिंग की थी। अफजल गुरु, जिसको कि बहुत सारे लोग हीरो मान रहे थे, मेरे दिल से पूछिए कि अफजल गुरु ने उस दिन कितना बड़ा देश तोड़ने का काम किया था, देश को बर्बाद करने का काम किया था। वो मेरे जैसे लोग ही समझ सकते हैं क्योंकि मैं वहां उस दिन मौजूद था।
मैंने कारगिल युद्ध की रिपोर्टिंग की है, कारगिल युद्ध को करीब से देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि जब ऐसे युद्ध होते हैं तो क्या होता है। आतंकवादी संगठन ISIS को करीब से देखने के लिए मैं सीरिया तक पहुंच गया था, उस समय जब दुनिया के बहुत सारे पत्रकार वहां जाने के ख्याल से भी डरते थे। ये सारे ऐसे असाइनमेंट्स थे जिनमें किसी भी दिन कहीं भी जान जा सकती थी। मेरा परिवार भी मुझसे पूछता था ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने की आखिर क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको अनदेखी और अनसुनी कहानियां बताना चाहता था। और सच कहूं तो ऐसा करके एक बहुत संतुष्टि की भावना आती थी। अच्छा लगता था कि आपको घर बैठे हमने ऐसी ऐसी जगहों की खबरें दिखाई जहां शायद आप कभी ना जा पाए। एक अजीब खुशी मिलती थी, एक संतुष्टि मिलती थी और लगता था कि आप ही हम सब का परिवार हैं। पिछले 2 महीनों से भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे और इस दौरान भी मैं और जी न्यूज की पूरी टीम हर रोज दफ्तर आते हैं, बाहर भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज आप तक वैसे ही खबर पहुंचा रहे हैं जैसे पहले पहुंचा रहे थे। ये जो हमारी टीम है, इनके भी परिवार हैं और इनके परिवार वाले भी अक्सर इनसे यही पूछते हैं कि क्या ये लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, क्या ये लोग भी बाकी तमाम लोगों की तरह घर में रहते हुए काम नहीं कर सकते, क्या ये लोग घर में रहते हुए अपने वीडियो बनाकर लोगों को नहीं भेज सकते। लेकिन हमने ये तय किया कि आप लोग अपने घर में रहिए और हम आपके लिए बाहर जाकर काम करेंगे। ये सब कुछ हमने किसी पुरस्कार की उम्मीद में नहीं किया, किसी पद के लालच में, किसी पैसे के लालच में नहीं किया। हमने ये सब सिर्फ आपके प्यार के लिए और इस देश के लिए किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब देश के कोने कोने से हमें इनाम के तौर पर ऐसी FIR और लीगल नोटिस मिलते हैं तो कई बार अपने आप से यह सवाल पूछने का मन करता है कि इस देश में यह हो क्या रहा है। आज मैं आपके सामने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, बल्कि आपको यह बता रहा हूं कि आप सबकी जो शक्ति है वो ऐसे मुट्ठी भर लोगों की शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा है। हो सकता है कि आज भी हमें बहुत सारे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का साथ न मिले और मैं जानता हूं मिलेगा भी नहीं। बहुत सारे नेता आज चुप बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन ही मन आज बहुत खुश हैं। बहुत सारे डिजाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवी अब तक एक दूसरे को बधाई भी दे चुके हैं। हमारी ये खबर हम ये भी जानते हैं विदेशी मीडिया में कहीं नहीं छपेगी, विदेशी मीडिया में कोई इसे नहीं छापेगा, लेकिन हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सब हमारे साथ खड़े हैं, इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। यही सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे लिए है। आपने नोट किया होगा हमारे देश में जो सबसे सक्षम कार्ड है वो आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, उसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ये हमेशा पहले विक्टिम कार्ड खेलता है, बताता है कि ये शिकार हो रहे हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वैसे ही ये किसी फिल्मी विलेन की तरह तुरंत हमला करते हैं। ये इनकी शख्सियत में है, इनके DNA में है। और हम भी आपको आज ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। ये आश्वासन है। हमने सिर्फ जमीन जिहाद का ही सच नहीं दिखाया, बल्कि आज हम पूरी लिस्ट लेकर आए। हम लगातार उन लोगों को एक्सपोज करते रहे जो देश को बांटने की साजिश रच रहे थे। यह सच दिखाना ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह है और आज हमने खुद अपने गुनाहों की एक लिस्ट तैयार की है, क्योंकि अगर सच दिखाना अपराध है तो हम बार बार यह अपराध करते रहेंगे, फिर चाहे इसकी सजा कुछ भी हो। इसकी शुरुआत इस साल जनवरी के महीने से हुई थी। तब हमने आपको PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सच दिखाया था। हमने आपको बताया था कैसे यह संगठन देश में इस्लामिक राज की स्थापना का सपना देखता है। हमने आपको यह भी बताया था कैसे इस संगठन के तार केरल में लव जिहाद से जुड़ते रहे हैं और यह संगठन नए नागरिकता कानून का विरोध करने वालों की फंडिंग भी करता रहा है। यह खबर हमने आपको दिखाई थी और यह PFI वालों को बड़ी चुभी होगी। PFI की जड़ें केरल में हैं, इसलिए यह FIR केरल में हुई। हमने आपको केरल की उन लड़कियों की गवाही भी सुनाई थी जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ था। हमने उस हादिया केस का भी आपके साथ जिक्र किया था जिसमें अखिला नाम की एक हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन करके हादिया बना दिया गया था और अखिला के पिता पूर्व सैनिक होते हुए भी इसे रोक नहीं पाए। कहा जाता है कि हादिया का पति PFI का
कार्यकर्ता था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने के लिए पीएफआई ने 1 करोड़ रुपया हादिया पर खर्च किया था। लेकिन यह सच भी जिहादी गैंग को पसंद नहीं आया। अपने एक रिपोर्टिंग में हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे पीएफआई के तार आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। पीएफआई पर किए गए इस डीएनए से ठीक 2 दिन पहले मैं खुद दिल्ली में शाहीन बाग गया था। आपको शाहीन बाग तो याद होगा। शाहीन बाग में उन दिनों नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इस इलाके को यहां के प्रदर्शनकारियों ने बाकी की दुनिया के लिए बंद कर दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मुझे वहां पर घुसने दिया नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की थी। आपको याद होगा मेरे ठीक सामने पीएफआई के कई दफ्तर वहीं पर मौजूद थे। मैं वहां जाना चाहता था, इन विरोध प्रदर्शनों के लिए की गई फंडिंग का सच आपको दिखाना चाहता था। लेकिन बीच में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी थे जो जी न्यूज को वहां देखकर नारे लगाने लगे और उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया, जैसे कि हम इस देश के नागरिक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था उस दिन जैसे अपने ही देश के एक इलाके में जाने के लिए शायद अब वीजा लेना पड़ेगा। ऐसा हुआ है वो ये है कि जो पीएफआई नाम की जो संस्था है उन्होंने यहाँ के सिमी से कांटेक्ट है उनके, उन्होंने यहाँ यही इसी ठीक पीछे उन्होंने यहाँ के पते दिए हैं। उनके दफ्तर यहाँ पर हैं और उस दफ्तर के सामने ये पूरा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और लेकिन आप अगर उन दफ्तरों की जांच करना चाहो तो आज आप जा नहीं सकते वहां पर, क्योंकि आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं वो दफ्तर की भी पूरी लिस्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैंने सोचा था कि एक बार जाके देखें कि पीएफआई का दफ्तर कहाँ है। ठीक मेरे सामने ही है, लेकिन आप जा नहीं सकते वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है इस सब में वो ये देखिए तमाम एड्रेसेस लिखा है। ये तमाम एड्रेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए पीएफआई G78 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया G66 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली जहां हम खड़े हुए हैं। फिर तीसरा एड्रेस F30 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली। फिर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया F23 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल F20 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली। सारे एड्रेस जामिया नगर दिल्ली, शाहीन बाग, सारे एड्रेस यहीं के हैं, यहीं कहीं पर। लेकिन मैं तो कहता हूं अगर पुलिस भी चाहे तो जाकर आज जांच नहीं कर सकती। हमारा मकसद यहाँ पर कोई अशांति फैलाने का नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो आप तक पहुंचाने का है और इन लोगों का जो पक्ष है वो भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन्हें क्या समस्या है, क्या चाहते हैं। और तिरंगे यहाँ चारों तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होना चाहते थे वो आज तिरंगा लहराकर चल रहे हैं। इसके बाद इसी साल फरवरी में मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर दिल्ली दंगों का सच आपको दिखाया था और मैंने सबसे पहले जी न्यूज ने ही आपको यह दिखाया था कैसे ये दंगे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। हमने दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन का सच सबसे पहले आपको दिखाया। ताहिर हुसैन का नाम लेना ही इन लोगों को बहुत चुभा। दिल्ली दंगों की जो सही तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी जी न्यूज पर, उसकी भी एक झलक आज आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें आई इससे टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ी तकलीफ हुई। इस बोरी को देखिए आप, ये जो बोरी है ये भी ईंट पत्थरों से भरी हुई है। इसके अंदर ये सारे पत्थर हैं, ये देखिए, और ये सारे पत्थर बोरियों में भरकर यहाँ लाए गए हैं ताकि पथराव किया जा सके। दंगाई जो हैं वो यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर पथराव करेंगे, अगर सुरक्षा बल आएंगे तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा। तो ये नफरत के पत्थर हैं जो इन बोरियों में भरकर यहाँ पर लाए हुए हैं। यहाँ से खड़े होकर, इस मकान से खड़े होकर फिर वहाँ सामने पेट्रोल बम फेंके गए। इन्होंने बम के गोले फेंके, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। ताहिर हुसैन की इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए, इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए सर। हमारे बच्चे काट काट नाले में फेंके गए। आपको लगता है कि पहले से योजना बना के किया है? सर इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? पूरी प्लानिंग सर, इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? 500 लोग पत्थर मार रहे हैं, हम लोग अपनी छत नहीं आ सकते। 3 दिन से घर में गए नहीं, पानी की टंकियां टूट गई है, पानी नहीं है, कैसे रहेंगे? मकान कमजोर कर दिए। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन हाल खराब है सर। जान बच गई आपकी? बच्चा मर गया, जान बच गई, चोट लगी है सर। अच्छा, ये आपको चोट इसी में दंगे में लगी है? हाँ, अच्छा, बड़ा नाम सर यही है ताहिर हुसैन। सब जो भी कराएगा ताहिर हुसैन ने करवाया है, जो भी कर सकता है। से हुआ है 3 बंदे हमारे मार के नाले पे। ताहिर हुसैन ने अच्छा से निकाली गई है।
ये जो परिवार इस समय आपके सामने था, ये उसी आईबी कर्मचारी का परिवार था जिसे मार दिया गया था। और हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष मीडिया है, जो अपने आप को न्यूट्रल बताता है, वो इनकी बात सुनने के लिए यहां जाने को भी तैयार नहीं था और ना ही इनकी बात देश के सामने रखने को तैयार था, क्योंकि वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानता था। सच सामने नहीं आ रहा था। हम वहां गए, जी न्यूज की टीम वहां पर गई और हमने पहली बार दिल्ली दंगों का सच बोलने की हिम्मत की। और ये जो ताहिर हुसैन का नाम है, ये सबसे पहले यहीं इस जी न्यूज के स्टूडियो से ही निकला था। उससे पहले लोगों की ताहिर हुसैन का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लोग ताहिर हुसैन का नाम लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि इससे एक खास कौम बुरा मान जाएगी और फिर उनकी पत्रकारिता की दुकान बंद हो जाएगी। इसके बाद पुरस्कार नहीं मिलेंगे, उनके जो आका हैं वो नाराज हो जाएंगे। और ये सच हमने आपको दिखाया। आज जो आपसे हम कहना चाहते हैं वो ये है, अभी तक हमने आपको जो वीडियोस दिखाए, जो खबरें दिखाई, आपसे जानना चाहते हैं क्या गलत किया। और अगर हमारे जैसे जो मीडिया हाउस हैं, जी न्यूज जैसे जो चैनल हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसे ही मुहिम चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोगों की बात करने वाला एक भी न्यूज चैनल, एक भी पत्रकार इस देश में बचेगा नहीं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको तबलीगी जमात का सच दिखा रहे हैं। यह भी वो सच था जो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा। इस दौरान हमने देश का मान सम्मान करने वाले लोग, हमारे जो कोरोना फाइटर हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर थूकने वालों को एक्सपोज किया था और साफ साफ नाम लेकर एक्सपोज किया था। इस बात पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे दुश्मन बन गए। इससे पहले देश के शहरों में छुपकर बैठे अर्बन नक्सल्स के बारे में हमने आपको बताया था और जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का सच भी जी न्यूज ने ही आपको दिखाया था। लेकिन ये सारे सच ना तो टुकड़े टुकड़े गैंग को पसंद आए, ना ही अफजल प्रेमी गैंग को, ना ही देश के बुद्धिजीवियों को, ना ही डिजाइनर पत्रकारों को और ना ही राजनीतिक पार्टियों को। और ऐसी ही रिपोर्टिंग की वजह से जी न्यूज इन सब लोगों का दुश्मन नंबर 1 बन गया। केरल में हमारे खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर भी इसी दुश्मनी का नतीजा है, उसी दुश्मनी की एक किश्त है, एक इंस्टॉलमेंट है। लेकिन हम इस एफआईआर को हम असली पुलित्जर पुरस्कार मानते हैं, क्योंकि कम से कम ये एफआईआर सच दिखाने का नतीजा तो है। ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये आईपीसी की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है, जिसके तहत जी न्यूज पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। ये धारा सच बोलने वाले पत्रकारों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का अक्सर हथियार बनती है। जब भी किसी पत्रकार को दबाना होता है, उसे सबक सिखाना होता है, तो यही धारा लगाई जाती है, क्योंकि यह धारा बहुत आसानी से लग जाती है। दूसरा, यह धारा नॉन बेलेबल है, इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप वर्ष 2020 को, ये जो साल चल रहा है, इसे आप कोरोना वायरस के लिए तो याद रखेंगे ही, लेकिन आपको इस बात पर भी याद रखना होगा कि ये जो वर्ष 2020 है, ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता का आपातकाल है, क्योंकि इस वर्ष कई राज्यों की सरकारों ने अलग अलग पत्रकारों के खिलाफ ऐसे ही बदले की कार्रवाई की है। लेकिन सवाल यह है कि जिहाद का सच दिखाना इस देश में गुनाह कैसे हो सकता है? जिस विचारधारा के दम पर पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोगों का खून बहाया जा रहा हो, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किए जा रहे हों, आतंकवादी हमले हो रहे हों, आतंकवादी लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हों, उस विचारधारा पर बात करना अपराध कैसे हो सकता है? डीएनए में जमीन जिहाद पर बात करने से किसी मुसलमान की भावना कैसे आहत हो सकती है? इसका उनसे क्या लेना देना है? लव जिहाद का सच कैसे किसी भी धर्म के व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है अगर वो उसमें खुद शामिल नहीं है? तो अपने ही देश के एक इलाके में जाना गुनाह कैसे हो सकता है? कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा इन सारी बातों में कुछ गलत नहीं है, लोकतंत्र का यह हिस्सा है।
लेकिन हमारे देश में अब एक ऐसा धार्मिक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसके तहत ये सारी बातें गुनाह बन जाएंगी। ये देखना होगा कि आप किस धर्म के हैं। अगर आप एक खास धर्म के हैं तो फिर आपके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आप एक और धर्म के हैं तो आपके बारे में कोई भी मजाक उड़ा सकता है, उसे महज एक मजाक माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक तस्वीर शेयर करना चाहता हूं। यह तस्वीर वो पुरस्कार है जो हमें पत्रकारिता के लिए मिलता है। इस तस्वीर में आप एक बुजुर्ग महिला को अपने मोबाइल फोन पर डीएनए देखते हुए देख सकते हैं। ताजा तस्वीर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें कोई पुलित्जर पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। यही तस्वीरें हमारा असली पुरस्कार है। ये बुजुर्ग हमारी माँ की तरह हैं, हमारी दादी की तरह हैं, और अगर इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो सोचिए फिर इससे ज्यादा किसी को भी और क्या चाहिए। हो सकता है कि किसी की बात आपको अच्छी ना लगे, यह भी हो सकता है कि किसी के विचार आपको पसंद ना आए, लेकिन क्या इस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाएगा? अगर किसी पत्रकार ने ऐसी खबर दिखाई जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप उसे जेल में डाल देंगे, आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। विडंबना यह है कि यही लोग अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े चैंपियन हैं, सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इन लोगों के खिलाफ जो भी बात करता है, जो भी इनसे सवाल उठाने की हिम्मत करता है इन पर, उस पर ये एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां इनकी सरकारें चलती हैं। हमारी गलती क्या थी? हमने तो सिर्फ यही किया कि गलत को गलत कहा और सही को सही। लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि गलत को गलत मत कहो और सही गलत का फैसला धर्म को देखकर करो। अगर आरोपी एक धर्म विशेष के हैं तो ये लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बात ना हो, जैसे कि तबलीगी जमात के मामले में इन्होंने किया। इन्हें हमारी वो रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई थी और हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर जी न्यूज के खिलाफ बहुत अभियान चले उस समय। इसी तरह से जब हमने डॉक्टर्स और पुलिस वालों पर हुए हमलों की रिपोर्टिंग की और सवाल उठाए कि एक खास धर्म और कुछ खास मोहल्लों में ही ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, तो ये बात भी इन्हें अच्छी नहीं लगी। इसी तरह से जब हमने सोशल मीडिया पर चल रहे उन वीडियोस को दिखाया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक धर्म का नाम लेकर ये कह रहे थे कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन लोगों ने यह तय कर लिया कि टिकटॉक पर इनका राज चलेगा, टिकटॉक पर इनके वीडियोस चलेंगे और वो वीडियो ऐसे होंगे जो देश को पोलराइज करेंगे, जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। जबकि हम उन लोगों की पोल खोल रहे थे जो चाहते थे कि देश में कोरोना फैल जाए, जो चाहते थे लॉकडाउन फेल हो जाए, जो चाहते थे कोरोना से लड़ाई में देश हार जाए। लेकिन हम जो सच्चाई दिखा रहे थे वो इन लोगों को बहुत कड़वी लगी। असल में ये ऐसा इकोसिस्टम है जो एक ही धर्म की बात चलाना चाहता है, उसी की बात सुनना चाहता है। ये इकोसिस्टम धर्म के नशे में लोगों को डुबोना चाहता है, जिससे वो धर्म को ही सब कुछ माने और धर्म के सामने सब कुछ भूल जाएं। मुस्लिम कट्टरपंथी और इस्लाम के ठेकेदार तो विरोध की कोई भी आवाज सुनना नहीं चाहते। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे देश की कई सरकारें इन्हीं कट्टरपंथियों और धर्म के ठेकेदारों के साथ इनका साथ देने में जुटी हुई हैं। ये ऐसे लोगों का तुष्टीकरण है और यही तुष्टीकरण देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश से कम नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण की वजह से आप गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते। अब हम आपको आज एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। हम आपको हैदराबाद का एक वीडियो दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले आया था और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग जी न्यूज को और मुझे डराना धमकाना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि एक धर्म विशेष पर अब कोई सवाल उठाने की हिम्मत ना करे। ये कितना बड़ा विरोधाभास है और इन लोगों का पाखंड है, क्योंकि आप सोचिए कि ये वही लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। असल में यही लोग देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए, ये हैदराबाद का वीडियो है। इस वीडियो में ये जो पुलिस के लोग हैं ये मस्जिद को बंद कराने गए हैं, ये कहकर कि लॉकडाउन में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और हैदराबाद के जो लोकल लोग हैं, ये देखिए उस मोहल्ले के, वो इस पुलिस वाले को डांट रहे हैं। एक जगह तो उन्होंने उसकी वर्दी भी पकड़ ली है, लेकिन पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस वाला इनसे कुछ भी कह सके या अपने हथियारों का इस्तेमाल करे, डंडे का इस्तेमाल कर सके। पुलिस वाले डरे हुए हैं और कुछ ही देर में पुलिस वाले अपनी जान बचाकर यहां से चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि जैसे डरे हुए ये पुलिस वाले अभी आपने देखे, ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मीडिया भी डरा रहे।
मीडिया में जो इक्के दुक्के पत्रकार हैं, एक दो चैनल्स हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये लोग चाहते हैं कि जो पुलिस वाले जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, चुपचाप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वहां से 9-2-11 हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वैसे ही मीडिया भी बन जाए। मीडिया अब इनसे डरे, ये लोग चाहते हैं। और हम आपको कई बार ये बताते थे, अब भी बताते हैं कि इस देश में हर शहर में एक मोहल्ला ऐसा है जहां देश का संविधान लागू नहीं होता, जहां देश की पुलिस भी जाने से डरती है, जहां हमारे हेल्थ वर्कर्स नहीं जा सकते, हमारे डॉक्टर्स नहीं जा सकते। ये लोग उन्हीं मोहल्लों को बड़ा करना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि अब इन्होंने पुलिस को तो काबू में कर लिया, संविधान को भी वहां चलने नहीं देते, कानून को भी चलने नहीं देते। अब ये चाहते हैं कि चैनल भी, न्यूज चैनल भी, जी न्यूज भी ऐसे मोहल्लों तक ना पहुंचे और हम लोग डर के भाग जाएं। ये डर बैठाना चाहते हैं। अपनी ड्यूटी कर रहे एक पुलिस वाले को धमकाना क्या टेरर नहीं है? टेरर का अर्थ ही होता है किसी के मन में डर पैदा करना। और अब इसी टेरर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके सच बोलने वाले पत्रकारों को डराया जा रहा है। यह एक टेम्पलेट है, एक फॉर्मूला है। जिहाद के चार्ट के बाद अब हम आपको टेरर का यही चार्ट दिखाना चाहते हैं, टेम्पलेट दिखाना चाहते हैं। अब आप यह समझ लीजिए इस टेरर टेम्पलेट के तहत क्या क्या होता है। इसका फॉर्मूला है, इसके तहत पहले सच दिखाने वाले पत्रकारों को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, उन पर नजर रखी जाती है, उन्हें शुरू में सोशल मीडिया पर धमकी दी जाती है और फिर एक दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। फिर ऐसे राज्य सरकारें जो इनके साथ मिली हुई हैं, उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह तय किया जाता है कि यह एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत ही दर्ज हो, ताकि इन सब पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा सके, जेल में डाला जा सके, इन्हें जमानत ना मिले। और तीसरे चरण में सारी मशीनरी ऐसे पत्रकारों को जेल में डालने की कोशिश में जुट जाती है, उनका बॉयकॉट, बहिष्कार होना शुरू हो जाता है और ये एफआईआर और ये टेरर टेम्पलेट राजनीति से प्रेरित होती है। इसके लिए धर्म को आधार बनाया जाता है। धर्म ही सबसे बड़ा नशा है। अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन लोगों की आवाज दबाई जाती है जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद को एक गाली की तरह माना जाता है और इसके लिए ये जो हम जिस सॉफ्ट जिहाद की बात कर रहे थे, उसी सॉफ्ट जिहाद की मदद ली जाती है। इसी टेरर टेम्पलेट के तहत सच दिखाने वाले पत्रकारों की पहचान होती है और फिर उन्हें जेल जाने का डर दिखाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ इसी साजिश के तहत धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ एक धर्म को सुरक्षा का एहसास कराया जाता है और बाकियों पर नफरत फैलाने के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है। लेकिन सच बोलने की भले ही कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, हम इस पत्रकारिता को कमजोर नहीं होने देंगे। सवाल यह है, आखिर ऐसे लोग अब चाहते क्या हैं? क्या ये लोग हमसे सिर्फ बदला निकालना चाहते हैं या फिर इनका मकसद कुछ और है? हम आज इसकी सच्चाई भी आपको बताएंगे। असल में ये लोग चाहते हैं कि इस देश में ऐसे मीडिया हाउस, ऐसे पत्रकार, ऐसे एंकर अब ना बचें जो देश की बात करते हों, जो देश विरोधी लोगों का असली चेहरा सामने लाते हों, जो आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर बात करते हों, जिन्हें डर ना लगता हो। क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर देश में उसी तरह की खबरें आपको दिखाई जाएंगी जिस तरह की खबरों में रियाज नाइकू जैसे आतंकवादी को गणित का अध्यापक बताया जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन का नेता बताया जाता है, उसे मिलिटेंट बताया जाता है और बताया जाता है कि ये जो गणित का अध्यापक था, इसका तो बड़ा उज्जवल भविष्य था, इसे आर्मी ने एक थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से इस पर अत्याचार हुआ था, जिसकी वजह से यह मासूम आतंकवादी बन गया। इसके बाद आपको यही खबरें मिलेंगी। अगर हम लोग बीच में से हट गए, अगर जी न्यूज बीच में से हट गया, तो फिर आपको हर एनकाउंटर के बाद आतंकवादी के महिमा मंडन की खबरें ही आपको देखने को मिलेंगी। हर एनकाउंटर के बाद उस आतंकवादी के जनाजे पर कैसे जुलूस निकला, कैसे लोग बड़ी संख्या में हुजूम बनाकर वहां पर आए, यही आपको देखने को मिलेगा। एक विदेशी न्यूज एजेंसी जिसका नाम है रॉयटर्स, उस एजेंसी ने रियाज नाइकू के एनकाउंटर की हेडलाइन में लिखा है कि भारतीय सेना ने गणित के अध्यापक से बागी कमांडर बने एक व्यक्ति को मार डाला। देखिए और बड़ा करके आप देखिए, ये बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है इस दुनिया की। और देखिए ये लिख रही है, इंडियन ट्रूप्स किल मैथ्स टीचर टर्न्ड रिबेल कमांडर इन कश्मीर। अब आप देखिए इस आतंकवादी को आतंकवादी कहने में इस न्यूज एजेंसी को
कितनी शर्म आ रही है। और ये सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जा रहा है, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर किया जा रहा है, ये सब कुछ लिबरल गैंग के नाम पर किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं जिस दिन हम बीच में से हटे, आपको एनकाउंटर की खबरें इस भाषा में पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। ये मीडिया के एक हिस्से का ऐसा दोहरा चरित्र है जिसे हम बार बार एक्सपोज करते हैं और हमारा यही सच इन्हें कड़वा लगता है। एक आतंकवादी को गणित का अध्यापक बताने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस हिसाब से ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी की बजाय एक सिविल इंजीनियर लिखा जाना चाहिए था? क्या हमें यह लिखना चाहिए था कि अमेरिका की सेना ने एक सिविल इंजीनियर को मार डाला क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी और अलकायदा का प्रमुख अल जवाहिरी एक सर्जन था, तो क्या उसका मारा जाना इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे सेना ने किसी डॉक्टर को मार डाला? अमेरिका में 9/11 के हमले के दौरान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से प्लेन को टकराने वाला आतंकवादी मोहम्मद अता एक आर्किटेक्ट था, तो क्या विदेशी मीडिया उसके लिए यह लिखेगा कि इसमें एक आर्किटेक्ट मारा गया? अगर इसी तरह से सोचा जाए तो फिर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी ने भी इस्लामिक स्टडीज में PhD की थी, वो इस्लामिक स्कॉलर था, तो क्या उसके मारे जाने की खबर को भी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए था जैसे वो कोई इस्लामिक दार्शनिक था और एक दार्शनिक मारा गया? भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद भी लाहौर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका है। हाफिज सईद खुद को मानवतावादी बताता है अपने बायोडेटा में और आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा को सामाजिक कार्यों से जुड़ा संगठन बताता है, तो क्या उसका मारा जाना भी एक मानवतावादी का मारा जाना कहलाएगा? लेकिन अगर हम बीच में से हटे तो यही होगा। आतंकवादियों का महिमा मंडन भी सॉफ्ट जिहाद का हिस्सा है और वैचारिक तौर पर लोगों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। संसद पर हमले का दोषी अफजल गुरु, मुंबई में 26/11 हमलों का दोषी आमिर अजमल कसाब, 1993 के बम ब्लास्ट का दोषी याकूब मेमन, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी और कल मारा गया आतंकवादी रियाज नाइकू, ये सब कौन थे? ये सब खुद को जिहादी कहते थे। आप इनके तमाम वीडियोस देख लीजिए पुराने, इनके इंटरव्यूज पढ़ लीजिए। ये कहते थे कि हम जिहादी हैं और ये कहते थे कि हम जिहाद करने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं, ये कहते थे। ओसामा बिन लादेन भी खुद को जिहादी कहता था, बगदादी भी खुद को जिहादी ही कहता था, रियाज नाइकू कहता था मैं एक जिहादी हूं और एक दिन शहीद हो जाऊंगा। अब सवाल यह है कि जब ये सारे आतंकवादी खुद को जिहादी मानते थे तो फिर कुछ लोगों को जिहाद शब्द से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जिहाद को जिहाद कहने पर FIR दर्ज कैसे होती है? अब आप खुद सोचिए कि जांच जिहाद की होनी चाहिए, जांच जिहादियों की होनी चाहिए, या फिर जांच उन लोगों की होनी चाहिए जो जिहाद का सच आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब भी हम आतंकवादियों की बात करते हैं, जब भी हम आतंकवादियों की आलोचना करते हैं या कहते हैं कि इनके शव इनके परिवारों को नहीं दिए जाने चाहिए, इनके शवों को कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए, तो एक खास कौम के लोग ही परेशान क्यों होते हैं? उन्हें आतंकवादियों से क्या मतलब है? आतंकवादियों के खिलाफ की गई कड़वी बातों से इन लोगों को ठेस क्यों पहुंचती है? जाहिर है सच्ची बात कड़वी होती है और इसी कड़वाहट को राजनीतिक FIRs के जरिए अब ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहां ब्रेक के बाद हम आपको जिहाद की परिभाषा एक बार फिर से बताएंगे। जिस जिहाद के नाम पर लाखों लोगों का खून बह रहा है, क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? क्या जिहाद का समर्थन करने वालों को इंसानियत का समर्थक कहा जा सकता है? एक बार फिर से अब समय आ गया है जब हम आपको जिहाद की डेफिनेशन बताएं, जिहाद की परिभाषा क्या है ये हम आपको बताएं, और ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप 3 मिनट के लिए आराम कर लीजिए। अगर आपको कुछ और काम है जल्दी से करके आ जाइए, पानी पी लीजिए और कोई काम कर लीजिए, लेकिन इसके बाद आज का ये संवाद करना जरूरी है और जब तक DNA समाप्त होगा आपको आज ये फैसला लेना ही पड़ेगा। आपकी बात पहुंचेगी, आपका सेंटीमेंट पहुंचेगा, और मैं समझता हूं कि इस देश को जो चलाने वाले मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार से ज़्यादा पूरे देश में लोग नहीं हैं। उसमें से 30-35 हज़ार दिल्ली में रहते हैं।
सारे अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में ही सोचते हैं। वो सोच भी नहीं सकते। चलो बोलने की भाषा, मैं किसी भाषा को गलत नहीं समझता हूं, लेकिन वो सोच भी वही है। उनकी सोच क्या है कि एवरीथिंग इंपोर्टेड इज वेरी गुड, एवरीथिंग मेड हियर इज यूजलेस। इस सोच को हमें बदलना होगा। मेरा ख्याल एज ए यूथ आप लोग उसमें बहुत सहायक बन सकते हो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. इस शो के माध्यम से ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, ये एक विडंबना इस देश की है जिसको हम दुर्भाग्य का भी नाम दे सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कंट्रीज देखे हैं, उसमें से अपने एशिया का ही उदाहरण दूँ तो जापान, पूरी शिक्षा, बिजनेस की लैंग्वेज, इवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस की लैंग्वेज जापानीज़ में है। मैं कई बार इस बात को लिख चुका हूँ कि भारतवर्ष में ऐसे कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिसमें एक मैं उदाहरण के रूप में लूँगा लुधियाना फॉर एग्जांपल। लुधियाना में इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में मेरा ख्याल नॉर्थ इंडिया में उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और जो वो व्यक्ति खराद पे, लेख पे, फोर्जिंग मशीन्स पे, जिन पे जो लोग वहाँ काम करते हैं, कभी आप देखिए जाके। और अगर मैं डायरेक्टर साहब को भी कहूँगा कि कभी आपकी जी न्यूज़ में और जी मीडिया में दिखाएं कि वो एक वहाँ पे दूसरी, चौथी, तो आज हम आपके सामने हैं और ये भी सच है कि इस देश के बहुत सारे अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे डिजाइनर पत्रकार आज बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत वर्षों से जिस काम को करने में वो लगे थे, आज उसका एक इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जी न्यूज इस तरीके से आपके सामने आएगा। जो लोग जी न्यूज को निशाना बनाने में जुटे हैं, उन लोगों को राष्ट्रवाद से बड़ी चिढ़ है। देश के समर्थन में जो भी बातें हो सकती हैं, ये लोग उन सभी बातों का विरोध करते हैं। अगर आप कश्मीर में पत्थरबाजी पर सवाल उठाते हैं तो ये मानव अधिकारों की बात लेकर आ जाते हैं। अभी कल ही की बात है, पुलवामा में रियाज नाइकू के एनकाउंटर के दौरान सेना पर पथराव हुआ, सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमला हुआ। वही लोग सुरक्षा बल पर पथराव कर रहे थे जिन लोगों को हमारी ही सेना के जवान एनकाउंटर से पहले उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाए थे कि ये कहीं मर ना जाएं। लेकिन यही पत्थरबाज हमारे देश के बुद्धिजीवियों के और टुकड़े टुकड़े गैंग के हीरो बन जाते हैं। और इन्हीं पत्थरबाजों की तस्वीरें खींचकर ये बताया जाता है कि कैसे कश्मीर में आजादी की लड़ाई चल रही है। इनकी तस्वीरें खींचकर बड़े बड़े पुरस्कार ले लिए जाते हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। पिछले 24 घंटे की तस्वीरें हैं और हमारे देश के जो लोग जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जो टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि यही तस्वीरें पूरे देश से आपको देखने को मिले। अब आप याद कीजिए, जब नया नागरिकता कानून आया था CAA, उस दौरान आपको दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी, मुंबई में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी, देश के हर कोने में आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे आप हर जगह, हर शहर में एक नया कश्मीर निकल कर आ गया। वर्षों पहले जो पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी, वो दिल्ली में हो रही थी, देश के बाकी बड़े बड़े शहरों में हो रही थी। यही इनका सपना है और यही ये लोग चाहते हैं।
इनकी तस्वीरें खींचकर यह बताया जाता है कैसे कश्मीर में लोग संघर्ष कर रहे हैं, कैसे सुरक्षा बल अत्याचार कर रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों को खींचकर इन्हें मानव अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनाकर फिर पुलित्जर पुरस्कार जीत लिए जाते हैं। और बड़े बड़े नेता, बुद्धिजीवी, डिजाइनर, पत्रकार इसी के दम पर अपनी दुकानें चलाते हैं। इन सब लोगों के लिए ये एक इंडस्ट्री है, ये एक उद्योग है, और हमारे जैसे लोग इनके इस उद्योग को बंद कराने में लगे हैं। हम इनके दुकानों की शटर गिराने में लगे हुए हैं, इसलिए हम इन्हें चुभते हैं। हमारे पास आज कुछ लोगों के रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमारे देश के कुछ नेता भी आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ और लोगों ने भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप इन प्रतिक्रियाओं को भी देखें। सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो सीपीआई द्वारा एक जो एफआईआर लगाया है केरला में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सुधीर चौधरी एक बेबाक पत्रकार हैं और हर बात को वो बड़े बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने इस प्रकार के कई विषय उठाए जो कि लोगों को शायद अच्छे नहीं लगे होंगे, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर प्रेस इस प्रकार के विषय नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? सीपीआई जो है, जो तुष्टीकरण में विश्वास करती है, वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करती है, उसके द्वारा ये जो काम हुआ है, इससे वो आम लोगों की जो है जो आजादी है, बोलने की आजादी, उस पर ये अंकुश नहीं लगा सकते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर खबर जम्मू की थी, जम्मू कश्मीर की थी, तो ये एफआईआर केरला में क्यों लगाया गया? मैं सर्वप्रथम सुधीर चौधरी को धन्यवाद दूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। जो दिखाया गया था कश्मीर का जमीन हड़पने का, एक खास समाज को देने का, पता नहीं किस केरल को क्यों इसके लिए तकलीफ हुई। केरल की सरकार क्या उसकी सजा इनको दे रही है जब उन्होंने लव जिहाद की बात दिखाया था? अगर हिम्मत था कम्युनिस्ट पार्टी को तो वो कश्मीर में ही इस पर केस करता। बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया को सप्रेस करने की कोशिश चल रही है और कुल मिलाकर मीडिया अपने खिलाफ कुछ नहीं दिखाए। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र पर ये एक बहुत बड़ा हमला है, हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इससे तैयार होता है। अभी हमने महाराष्ट्र में 3 अलग अलग मीडिया के साथ किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को नोटिस दी गई, किसी के ऊपर वहां पर ऑफेंस रजिस्टर किया गया। तो मुझे लगता है बिल्कुल बंद होना चाहिए और लोकतंत्र में हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जानबूझकर टारगेट करने का मसला दिखता है और जानबूझकर ऐसी जगह पर मसले वहां पर दर्ज करो ताकि उससे और तकलीफ बढ़े, इस प्रकार का प्रयास है। मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया गया कोई भी समाचार उनकी नीति का अंग है, उसको लेकर के उनके विरुद्ध मुकदमेबाजी करना, उनको निरुत्साहित करना, प्रेस की आजादी पर किया गया कटु प्रहार है। जी ने स्वतंत्र तरीके से घटनाओं का अवलोकन किया है, उसके लिए उसके संपादक श्री सुधीर चौधरी के विरुद्ध 7 समुद्र पार केरला में जाकर के किया गया जो मुकदमा है, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग ऐसे समय पे चुप्पी साध लेते हैं। वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं जब ये कहानियां उन लोगों के कृत्यों को सामने रखती है जिनके नाम पर वो राजनीति करते आए हैं। सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर राजनीति करने वाले ये दल और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले वे लोग सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन हिंदुस्तान सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। सुधीर चौधरी जी जो जी न्यूज के इस समय एडिटर हैं और वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो देश के हर उस व्यक्ति पे जी न्यूज चोट कर रहा है जो लोग अभी तक समझते थे कि बस ऐसे ही चलता है। दूसरे के हक लेना, इंक्रोचमेंट करना, सरकारी व्यवस्था को गलत ढंग से उसका दुरुपयोग करना। तो जब से
जी न्यूज ये सब खुलासा कर रहा है, कुछ लोग परेशान होंगे ही होंगे। जी न्यूज बिल्कुल इसमें न घबराए। जो भी आप खुलासा कर रहे हैं वो देश में जो माहौल है वो उसके अनुरूप है। आप जब किसी का करप्शन उजागर करेंगे तो करप्ट लोग तो बहुत तेज घात करते हैं, लेकिन अब ये केरल की जनता भी देख रही है कि वहाँ के सरकार ने, उस पार्टी ने दिखाया क्या है और किया क्या है। डीएनए में सुधीर चौधरी जी द्वारा दिखाया गया जम्मू के अंदर लैंड जिहाद, जो कि माननीय हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल जजेस ने उसकी सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि ये क्या हो रहा है, ये रोशनी के आड़ के अंदर लैंड जिहाद हो रहा है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कितनी रजिस्ट्रीज कैंसिल की, कमीशन बना है, उसकी पूरी रिपोर्ट आ रही है। पूरा पॉलिटिकल माफिया इसमें इन्वॉल्व है और उसकी आड़ में केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग एफआईआर लगाएगा। ये दुख कोई और है, दर्द कोई और है। मैं ये मानता हूं कि ये हैरेसमेंट है। अगर कोई मीडिया ने, रिपोर्टर ने, चैनल ने अधिक ज्यादा दिखा दिया हो, उनके उसमें तथ्य न हो, तो वहां उसके सामने कोई नोटिस देता है, समझ सकता हूं। लेकिन ये तो टेररिज्म क्रिएट करना, यानी 10 जगह पे, देश भर में अलग अलग जगह पे उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाना और उसके ऊपर एक मानसिक और फिजिकल दबाव पैदा करना, मुझे लगता है कि इस बारे में संसद ने भी सोचना पड़ेगा। ऐसे पत्रकार जो हैं बड़ी बड़ी ताकतों की कुर्सी हिला दी है, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश में स्कैम्स किए, और चूंकि इनके तख्तपोश हिल गए हैं, इनके हाथ से पावर जा चुका है, ये लोग परेशान हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी तरीके से ये ईमानदार पत्रकारों को डराने में, ईमानदार पत्रकारों को धमकाने में। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये धमकियां, ये डराना एक ईमानदार पत्रकार या कोई भी ईमानदार शख्स को उसको असर नहीं करेगा। सुधीर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये पूरा देश आपके साथ है। आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है और सुधीर चौधरी तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग बहुत मेहनत से ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटन करके आते हैं, उन बिंदुओं को उठाते हैं जिन्हें कोई उठा नहीं सकता। तो मैं हृदय से आपके चैनल का और सुधीर जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो एफआईआर हुई है केरला में, यह व्यक्ति के आजादी पर सीधा प्रहार है, उसकी निंदा करता हूं। जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो सत्य को उद्घाटन करता रहता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे बंगाल का हो, और चाहे वो केरल का हो या हिंदुस्तान में कहीं का भी हो। सच्चाई हो, सच्चाई को प्रकट करने का प्रयास करता है। तो कहीं न कहीं केरल की सरकार के मन में डर लगता है, इसीलिए जी न्यूज के श्री सुधीर चौधरी के खिलाफ उन्होंने अभिव्यक्ति आजादी पर ही प्रहार किया और एफआईआर दर्ज की। सुधीर चौधरी जी एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और जी न्यूज एक प्रतिष्ठित नेशनल न्यूज चैनल है जो पूरे देश में देखा जाता है और वो सच दिखाता है। अब जिस तरह सुधीर चौधरी जी पर एफआईआर दर्ज किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल की सरकार को चेताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस तरह से कोई राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ इस तरह जुल्म, ज्यादती और एफआईआर करेगी तो देश चुप नहीं बैठने वाला है। तो आपने देखा, ये खबर आई जम्मू से और एफआईआर हुई केरल में। इस समय देश के करोड़ों लोग, यानी आप सब डीएनए देख रहे हैं और हमें लगातार समर्थन दे रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, और यही हमें साहस देता है। इस समय ट्विटर पर भी हमारे समर्थन में आप लोगों ने बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड करवा रखे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय ट्विटर पर जो टॉप 3 हैशटैग हैं वो सब जी न्यूज के समर्थन में है, और इस समर्थन के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। पूरे देश से हमारे समर्थन में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आज आप सबको सुननी चाहिए। जो वो कर रहे हैं वो एक राइट चीज के लिए कर रहे हैं, एंड जब भी आप राइट चीज के लिए उठते हो सो देयर आर फ्यू पीपल हु आर अगेंस्ट इट। तो वैसे उनके साथ भी हो रहा है सेम चीज, बट द मोटिव व्हाट ही वांट्स इज दैट इज राइट, तो वो सही है बिल्कुल। जो गलत चीज है उसके लिए तो लड़ना ही चाहिए, गलत के लिए बोलना ही चाहिए।
ये जो गलत कर रहे हैं उसके लिए चुप बैठते हैं, वो भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो इसके लिए सच को तो बोलना ही चाहिए, सच को दिखाना भी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं, इनको ऐसे ही करना चाहिए, हम सब इनके साथ हैं। इनके खिलाफ ऐसा FIR तो ये लोग करने ही वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। इतने साल से वही हो रहा था जो ये चाहते थे, और न्यूज भी वही दिखा रहा था जो ये चाहते थे। अब न्यूज चैनल जो है, कई न्यूज चैनल्स जो हैं वो सच बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, उनको बिल्कुल ये करना चाहिए और हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और जो भी वो कर रहे हैं अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। जी न्यूज आज दुनिया देखती है क्योंकि ये सच्चाई दिखाता है जी न्यूज, और इतने बड़े पत्रकार जो कि DNA में आके एक सच्चाई को दिखाते हैं, उसके ऊपर आप केस कर रहे हो। मतलब जो आजादी है, उस आजादी को आप लोग जिहाद के नाम से डरा के क्या आजादी को रोकना चाहते हो? तो ये तो मेरे को बहुत दुख हुआ, हमारे को बहुत दुख हुआ। जो सच्चाई दिखा रहा है, जो आज समाज में आईना दिखा रहा है, जो भारत के लिए, जो अपने देश के लिए काम कर रहा है, उसके प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है सर। जम्मू कश्मीर का मामला है और केरला में ये FIR कर रहे हैं सिर्फ परेशान करने के लिए, ताकि ये आगे से कभी सच्चाई नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो न्यूज पहले भी सच्चाई दिखा रहा था, आगे भी दिखाता रहेगा, ये हमारे को विश्वास है। आप जी न्यूज को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। हमेशा जी न्यूज जो खबर रहती है वो सही दिखाते हैं। लाखों करोड़ों लोग आज जी न्यूज को देखे, और DNA हम डेली सुधीर जी का देखते ही है, ऐसा कुछ नहीं। जो सच खबर रहती है वही दिखाते हैं सुधीर जी। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो क्या उस पर बोला नहीं जाएगा? उस पर जरूर बोला जाएगा। ये हमारा हक है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर गलत है तो फिर उसको बोलना जायज है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है, किसी भी मजहब के लिए कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो कोई भी अगर आवाज उठा रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी है, सबको अपने विचार प्रकट करने का एक राइट दिया जाता है, वो हमारा संविधान हमें देता है, और इससे हमें कोई हटा नहीं सकता। जिहाद का मुद्दा उठाना मेरे हिसाब से गलत तो नहीं है, पर आई फील कि जिहाद की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, और अगर डेफिनेशन पता है तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबको अपने बारे में बोलने का पूरा हक है, जो भी वो फील करते हैं। मैंने अभी देखा सुधीर चौधरी जी ने जो भी किया, ये वो लोग हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये वो लोग नहीं है जो देश को एकता में बांधना चाहते हैं। और जो इन्होंने दिखाया, इसके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, न झुकेगा न डरेगा। सुधीर चौधरी जी न्यूज देश के साथ बना रहेगा, सच के साथ बना रहेगा। आपको ये भी याद होगा कि वर्ष 2018 में जी न्यूज ने जम्मू के कठुआ में एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार की खबर का सच आपको दिखाया था। ये वो समय था जब पूरा मीडिया एक तरफ जा रहा था, पूरे देश में एक खास तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, और उस समय भी हमने उस आंधी का विरोध किया था, क्योंकि वो आंधी थी गलत रिपोर्टिंग की, और हमारी रिपोर्टिंग की वजह से उस समय एक बेगुनाह का जीवन बर्बाद होने से बच गया था। तब भी हमारे खिलाफ इन्हीं लोगों ने ऐसी ही मुहिम चलाई थी और हमें गलत साबित करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा JNU में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तब भी हमने वो खबर आपको दिखाई थी, और तब भी यही गैंग हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। तब भी FIR दर्ज की गई थी, और यह कहा गया था कि जी न्यूज ने जो वीडियो चलाया है वो डॉक्टर्ड है। उसकी लैब में जांच हुई, और जांच के बाद यह पता चला कि वो वीडियो बिल्कुल सही था, वो डॉक्टर्ड नहीं था। और ये मैं आपको जो औपचारिक रूप से जो रिपोर्ट आई है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर बता रहा हूं। लेकिन जी न्यूज को लेकर कितना दुष्प्रचार इन लोगों ने किया, इसी को सॉफ्ट जिहाद कहते हैं। और मैं आपको बार बार हम आपको ये बात बताते हैं, हार्ड जिहाद और सॉफ्ट जिहाद के इस अंतर को समझिए। हार्ड जिहाद तो आतंकवादियों के रूप में आपको दिख जाता है, आतंकवादी मारे जाते हैं, हार्ड जिहाद वहीं समाप्त होता है। लेकिन जो सॉफ्ट जिहाद है वो आपके जीवन में, आपके आसपास अब इतना जबरदस्त तरीके से घर कर चुका है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि कब आप सॉफ्ट जिहाद के शिकार हो गए। क्योंकि यहां आपको गोली नहीं लगेगी, आपका खून नहीं बहेगा, बल्कि आपके दिमाग पर इसका असर होगा, और वो भी एक नशे की तरह धीरे धीरे। और ये सॉफ्ट जिहाद एक के बाद एक पीढ़ियों को समाप्त करता चला जाएगा, पीढ़ियों को बर्बाद करता चला जाएगा। अब एक बार फिर जम्मू की खबर पर केरल में ऐसे ही FIR दर्ज हो रही है जैसे पहले हुई थी। इस FIR में IPC की धारा 295A के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि ये आरोप क्या कहते हैं। इस धारा के तहत
वो कार्य अपराध की श्रेणी में आएंगे जिनके जरिए कोई व्यक्ति जानबूझकर और गलत इरादों से भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों और भावनाओं को आहत करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है। ये अपमान बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस द्वारा किया जा सकता है। आईपीसी 295A एक गैर जमानती धारा है जिसके अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है और यही डर ये लोग हमें दिखाना चाहते हैं। ये 3 साल की जेल का डर हमें दिखा रहे हैं और ये 3 साल की जेल हो इसके लिए ये जम्मू से चलकर केरल तक गए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। यानी कानून की यह धारा तभी लागू होती है जब यह सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति का इरादा वाकई किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को आहत करने का था। अब इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये जो धारा है यह हमारे देश के नेताओं की और मानवाधिकार संस्थाओं की, कार्यकर्ताओं की, टुकड़े टुकड़े गैंग की मनपसंद धारा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें वेग हैं और एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए उसके बाद किसने देखा कि ये सब कुछ साबित होगा भी या नहीं, क्योंकि वर्षों तक अदालतों में ये मामले चलते रहेंगे और अगर वो चाहें तो कुछ दिनों के लिए तो आपको गिरफ्तार कर ही सकते हैं। उसके बाद आप वर्षों तक अदालत में अपना केस लड़ते रहिए। ये चाहते हैं ये जो गैंग है उसकी मंशा ये है कि हम यहां स्टूडियो में आपको खबरें देने की बजाय अब अदालतों के चक्कर काटें, अब हम अलग अलग थानों के चक्कर काटें और वहां व्यस्त हो जाएं ताकि यहां ये सारे लोग आपके सामने आतंक का महिमा मंडन करने लगे, ताकि ये आपके सामने आकर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधने लगे। यहां यह भी जानना जरूरी है कि वर्ष 1860 में जो इंडियन पीनल कोड बना था, जिसे आप आईपीसी कहते हैं, 1860 में बना था और यह धारा वर्ष 1927 में इसमें जोड़ी गई थी। अंग्रेजों के जमाने के इस कानून की सुप्रीम कोर्ट भी कई बार व्याख्या कर चुका है और इस बात पर जोर देता रहा है कि बिना किसी गलत इरादे से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को धारा 395A के तहत अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, इस धारा का अक्सर दुरुपयोग ही होता है। भारत में हमेशा यह सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी है या धारा 295A बड़ी है। यहां आपको यह भी बता दें कि संविधान की धारा 19 देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देती है। धारा 19(1)A कहती है कि भारत के हर नागरिक को अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। यह मुझे भी प्राप्त है और इसी अधिकार का इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं जो टिकटॉक पर भड़काऊ वीडियो डालते हैं, वो भी इसी धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार भी वो रखता है। देश के सभी नागरिकों के साथ साथ प्रेस और मीडिया को भी अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े ये सभी अधिकार शामिल हैं, उन्हें दिए गए हैं। इसलिए ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया है ये सिर्फ आतंक को बढ़ावा देने के लिए, डर को बढ़ावा देने के लिए, और जैसा हमने आपको पहले कहा, जैसे इन मोहल्लों में पुलिस जाकर सहम जाती है, जैसे पुलिस वाले अपनी वर्दी को किसी तरह संभाल कर रखने में लग जाते हैं जब इन लोगों के सामने जाते हैं, जैसे आज हमारे डॉक्टर और हमारे हेल्थ वर्कर्स इन मोहल्लों में जाने में डर रहे हैं, अब ये लोग चाहते हैं कि मीडिया भी वैसे ही डरे। अभी तक तो आपने देखा होगा कि हम ये रिपोर्टिंग करते हैं आपके सामने कि देखिए इस मोहल्ले में इस डॉक्टर की, इस हेल्थ वर्कर की, इस पुलिस वाले की पिटाई हो गई और ये गलत है। अब उन्होंने सोचा कि इन सबको तो हमने डरा दिया, सिर्फ मीडिया में कुछ लोग बचे हैं, अब इनको भी अपना शिकार बना लिया जाए। और आखिर में हम आपको एक बार फिर से जिहाद का सच जरूर बताना चाहते हैं। उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल यह है, अगर कोई जिहाद का नाम लेता है तो इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? जिहाद का नाम लेने पर ये लोग असहनशील क्यों हो जाते हैं? जिहाद के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर सकता? क्या संविधान में लिखा है कि आप जिहाद पर बोल नहीं सकते? किस कानून में लिखा है कि जिहाद पर बात नहीं कर सकते? ये कैसे तय हुआ कि जिहाद पर बात करने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? इस्लाम के मुताबिक जिहाद का अर्थ है पवित्र युद्ध, जिसकी एक व्याख्या यह भी है कि कोई भी इंसान जब अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करता है तब वो एक पवित्र संघर्ष करता है, और इस्लाम में इसे ही सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। लेकिन यह परिभाषा सिर्फ इस्लाम की पवित्र किताबों में ही बंद होकर रह गई है। इस्लाम के ठेकेदारों ने इसकी जो नई और गलत परिभाषा गढ़ी है वो आज आपको समझनी चाहिए। इतिहासकार सैयद अतहर अब्बास रिजवी की लिखी किताब
खलजी कालीन भारत में लिखा गया है कि जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के प्रसार के लिए युद्ध। इस किताब में यह भी लिखा है कि आमतौर पर सुल्तान अपनी सभी लड़ाइयों को जिहाद कहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि मध्यकाल से ही जिहाद का सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल होता रहा। आज दुनिया भर के आतंकवादी बेकसूर लोगों की हत्या को धर्म युद्ध का नाम देते हैं और इसे जिहाद कहते हैं। इसी इस्लाम के आधार पर आज भी आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह भी इसी का हिस्सा है। कट्टरता और हिंसा के रास्ते पर चलने वाले खुद को जिहादी कहते हैं और इस बात का प्रचार करते हैं कि ऐसे जिहाद से जन्नत मिलती है और जन्नत में 72 हूरें उनका इंतजार करती हैं। ये जो आतंकवादी नायकू कल मारा गया है, ये तो अब इसको खुद समझ में आ गया होगा कि ये मरने के बाद जन्नत में गया है और इसे 72 हूरें मिली हैं या नहीं मिली हैं। लेकिन जो बात हम आपके सामने कर रहे हैं, अब ये बात कहने की हिम्मत इस देश में कितने लोगों को रह जाएगी, कितने लोगों में रहेगी, ये आज आप सबको सोचना है। आज आप सबको तय करना है कि आप इस देश की दशा और दिशा क्या चाहते हैं। अब शहीद कौन कहलाएगा? जो एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी है उसे आप शहीद कहेंगे, या जिस बहादुर सैनिक ने आपके लिए शहादत दी है अब वो शहीद कहलाएगा? स्मारक अब आतंकवादियों के बनेंगे या हमारे बहादुर जवानों के बनेंगे? अब आपको ये तय करना है। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। कि वो एक वहां पे दूसरी, चौथी, छठी क्लास पास वो पंजाबी सिख युवक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के देता है। सीखा है उसने सिर्फ अपने उस्ताद से। वो बात करेगा तो उस्ताद जी किस तरह करा जी मैं उन, वो बताता ये कर लो वो कर लो, वो आगे आगे चलता है। यही लोग अगर उनको गुरुमुखी में, उनकी अपनी भाषा में अगर आप उनको इंजीनियरिंग की शिक्षा दे दें जो कि वो समझ पाएगा, इमेजिन व्हाट कैन दे डू, दे कैन डू वंडर्स। आपकी बात पहुंचेगी, आपका सेंटीमेंट पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि इस देश को जो चलाने वाले, मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार से ज़्यादा पूरे देश में लोग नहीं हैं। उसमें से 30-35 हज़ार दिल्ली में रहते हैं। सारे अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में ही सोचते हैं। वो सोच भी नहीं सकते। चलो बोलने की भाषा, मैं किसी भाषा को गलत नहीं समझता हूं, लेकिन वो सोच भी वही है। उनकी सोच क्या है कि एवरीथिंग इंपोर्टेड इज वेरी गुड, एवरीथिंग मेड हियर इज यूजलेस। इस सोच को हमें बदलना होगा। मेरा ख्याल एज ए यूथ आप लोग उसमें बहुत सहायक बन सकते हो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. इस शो के माध्यम से ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, ये एक विडंबना इस देश की है जिसको हम दुर्भाग्य का भी नाम दे सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कंट्रीज देखे हैं, उसमें से अपने एशिया का ही उदाहरण दूं तो जापान, पूरी शिक्षा, बिजनेस की लैंग्वेज, इवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस की लैंग्वेज जापानीज़ में है। मैं कई बार इस बात को लिख चुका हूँ कि भारतवर्ष में ऐसे कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जिसमें एक मैं उदाहरण के रूप में लूँगा लुधियाना फॉर एग्जांपल। लुधियाना में इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में मेरा ख्याल नॉर्थ इंडिया में उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और जो वो
व्यक्ति खराद पे, लेख पे, फोर्जिंग मशीन्स पे, जिन पे जो लोग वहाँ काम करते हैं, कभी आप देखिए जाके। और अगर मैं डायरेक्टर साहब को भी कहूँगा कि कभी आपकी जी न्यूज़ में और जी मीडिया में दिखाएं कि वो एक वहाँ पे दूसरी, चौथी, छठी क्लास पास वो पंजाबी सिख युवक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के देता है। सीखा है उसने सिर्फ अपने उस्ताद से। वो बात करेगा तो उस्ताद जी किस तरह करा जी मैं उन, वो बताता ये कर लो, वो कर लो, वो आगे आगे चलता है। यही लोग अगर उनको गुरुमुखी में, उनकी अपनी भाषा में, अगर आप उनको इंजीनियरिंग की शिक्षा दे दें जो कि वो समझ पाएगा, इमेजिन व्हाट कैन दे डू, दे कैन डू वंडर्स। आपकी बात पहुंचेगी, आपका सेंटीमेंट पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि इस देश को जो चलाने वाले, मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार से ज़्यादा पूरे देश में लोग नहीं हैं। उसमें से 30-35 हज़ार दिल्ली में रहते हैं। सारे अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में ही सोचते हैं। वो सोच भी नहीं सकते। चलो बोलने की भाषा, मैं किसी भाषा को गलत नहीं समझता हूं, लेकिन वो सोच भी वही है। उनकी सोच क्या है कि एवरीथिंग इंपोर्टेड इज वेरी गुड, एवरीथिंग मेड हियर इज यूजलेस। इस सोच को हमें बदलना होगा। मेरा ख्याल एज ए यूथ आप लोग उसमें बहुत सहायक बन सकते हो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. इस शो के माध्यम से ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, ये एक विडंबना इस देश की है जिसको हम दुर्भाग्य का भी नाम दे सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कंट्रीज देखे हैं, उसमें से अपने एशिया का ही उदाहरण दूँ तो जापान, पूरी शिक्षा, बिजनेस की लैंग्वेज, इवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस की लैंग्वेज जापानीज़ में है। मैं कई बार इस बात को लिख चुका हूँ कि भारतवर्ष में ऐसे कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिसमें एक मैं उदाहरण के रूप में लूँगा लुधियाना फॉर एग्जांपल। लुधियाना में इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में मेरा ख्याल नॉर्थ इंडिया में उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और जो वो व्यक्ति खराद पे, लेख पे, फोर्जिंग मशीन्स पे, जिन पे जो लोग वहाँ काम करते हैं, कभी आप देखिए जाके। और अगर मैं डायरेक्टर साहब को भी कहूँगा कि कभी आपकी जी न्यूज़ में और जी मीडिया में दिखाएं कि वो एक वहाँ पे दूसरी, चौथी, छठी क्लास पास वो पंजाबी सिख युवक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के देता है। सीखा है उसने सिर्फ अपने उस्ताद से। वो बात करेगा तो उस्ताद जी किस तरह करा जी मैं उन, वो बताता ये कर लो, वो कर लो, वो आगे आगे चलता है। यही लोग अगर उनको गुरुमुखी में, उनकी अपनी भाषा में, अगर आप उनको इंजीनियरिंग की शिक्षा दे दें जो कि वो समझ पाएगा, इमेजिन व्हाट कैन दे डू, दे कैन डू वंडर्स। आपकी बात पहुंचेगी, आपका सेंटीमेंट पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि इस देश को जो चलाने वाले, मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार से ज़्यादा पूरे देश में लोग नहीं हैं। उसमें से 30-35 हज़ार दिल्ली में रहते हैं। सारे अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में ही सोचते हैं। वो सोच भी नहीं सकते। चलो बोलने की भाषा, मैं किसी भाषा को गलत नहीं समझता हूँ,
लेकिन वो सोच भी वही है। उनकी सोच क्या है कि एवरीथिंग इंपोर्टेड इज वेरी गुड, एवरीथिंग मेड हियर इज यूजलेस। इस सोच को हमें बदलना होगा। मेरा ख्याल एज ए यूथ आप लोग उसमें बहुत सहायक बन सकते हो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है और आज ही के दिन वर्ष 1861 में टैगोर का जन्म हुआ था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन उनकी ही रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी गुरुदेव कहा करते थे। वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी और 16 वर्ष की उम्र में उनकी कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने न सिर्फ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार शोनार बांग्ला के लेखक भी टैगोर ही थे और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी टैगोर की एक कविता पर ही आधारित है। इसके अलावा उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की थी, जिसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। गीतांजलि और गोरा उनकी अनमोल रचनाओं में शामिल हैं। वर्ष 1915 में अंग्रेजों ने टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। हालांकि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का विरोध करते हुए उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। आप सबको ये बात जरूर याद रखनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा पुरस्कार क्यों ना हो, अपने जमीर को गिरवी रखकर और अपने देश से गद्दारी करके अगर वो पुरस्कार या वो पद मिल भी रहा है तो उसे ठुकरा देना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आज ही के दिन वर्ष 1945 में जर्मनी ने विपक्षी देशों के सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया था। 8 मई को आधिकारिक तौर पर इस आत्मसमर्पण की घोषणा की गई थी और इसके साथ ही यूरोप में 6 वर्षों से चल रहा युद्ध खत्म हो गया था। इस खबर के सामने आने के बाद लंदन की सड़कों पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने खुशियां मनाई थी। हालांकि इसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पूरी तरह से खत्म होने में कई महीने लग गए थे। वर्ष 1952 में आज ही के दिन पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा गया था। जेफरी डमर ने इंटीग्रेटेड सर्किट के इस सिद्धांत को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शित किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें एक छोटे से सर्किट में कई छोटे ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है और इसमें बिजली की खपत भी बहुत कम होती है। इस सर्किट को लगभग हर आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। वर्ष 1946 में आज ही के दिन सिर्फ 20 कर्मचारियों के साथ टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इसके बाद वर्ष 1958 में इस कंपनी का नाम बदलकर सोनी रख दिया गया। सोनी एक लैटिन शब्द सोनस पर आधारित है, जिसका मतलब होता है साउंड यानी आवाज। वर्ष 1979 में सोनी ने एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर यानी वॉकमैन लॉन्च किया था और कुछ ही समय में वॉकमैन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। शायद आपने भी म्यूजिक सुनने के लिए वॉकमैन का इस्तेमाल जरूर किया होगा अगर आप पिछली पीढ़ी के हैं। अब की पीढ़ी में जो लोग हैं वो शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज की तारीख में सोनी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। और मुंबई में आज ही के दिन वर्ष 1907 में बिजली से चलने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। हालांकि इससे पहले ट्राम को 6 से 8 घोड़े मिलकर खींचा करते थे। इसके बाद बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवेज कंपनी यानी बेस्ट ने इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत की थी। मुंबई में करीब 57 वर्षों तक सेवा देने के बाद 31 मार्च 1964 को रात 10 बजे इस ट्राम का मुंबई में आखिरी बार संचालन किया गया था। तब यह ट्राम बोरीबंदर और दादर स्टेशन के बीच चली थी। अब बोरीबंदर का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र मीडिया बहुत जरूरी है। ये बात आप हमेशा याद रखिए
और अब समय आ गया है जब आपको देश के बारे में खुद ही फैसला लेना होगा। नमस्कार।